उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या दुनिया भर के देशों में मोदी जी सिर्फ सैर सपाटे के लिए आप जाते थे या उन यात्राओं का कोई फायदा भी भारत को मिला। यह सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ जब जंग लड़ रहा था और उसमें पाकिस्तान के साथ जंग में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के अलावा किसी और देश ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। सब आतंकवाद के खिलाफ बात तो करते रहे। आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे, हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल से जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू पंजाब राजस्थान यहाँ तक नहीं रहा, गुजरात यहाँ तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था, पलवल तक वहां पे मिसाइलें गिरी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है। देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत को खुद दूसरे देशों को बताना पड़ा कि यह कार्रवाई क्यों हुई और अब अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल यानी एक डेलीगेशन अलग अलग देशों में सरकार भेज रही है। दरअसल 22 अप्रैल से अब तक के घटनाक्रम को देखें तो यह बात फिर जाहिर हो जाती है कि नरेंद्र मोदी केवल बातों के खिलाड़ी हैं। जब असली मोर्चे पर आकर काम करना होता है तो मोदी उलझ जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, यानी उनमें नेतृत्व क्षमता की कमी है। मंच पर खड़े होकर टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए भाषण पढ़ लेने से या अलग अलग परिधानों में, लिबास में फोटो खिंचाने से कोई असली नेता नहीं बन जाता है दोस्तों। नेता तो वो होता है जिसके फैसलों पर सबको यकीन होता है और सब जिसकी बात सुनते हैं। लेकिन देश की तो छोड़िए, बीजेपी का हाल ऐसा है कि वहां कोई अपने नेता की तिरंगा यात्रा निकालती है ताकि ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लिया जाए और उधर उसके नेता सेना के खिलाफ बयान देने के साथ साथ तिरंगा से पसीना पोंछते हुए दिखते हैं। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं कि वो बिहार आकर राजनीति क्यों कर रहे हैं, क्यों पहलगाम में जाकर पीड़ितों के पास नहीं जाते, और ऐसा कहकर वो मोदी को ही कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि मोदी आज तक न पहलगाम पीड़ितों से मिलने गए और न ही सचिव विक्रम मिश्री जब सरकार के निर्देश पर ही सीज फायर की सूचना देते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है। सरकार ने साफ साफ अब तक नहीं बताया है कि देश भी युद्धरत है या जंग खत्म हो चुकी है या कुछ समय के लिए रोकी गई है। न जाने किसके निर्देशों का इंतजार मोदी कर रहे हैं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, सेना पर नहीं। सेना के पास अलग रहने का ऑप्शन था लेकिन पाकिस्तान ने हमारी अच्छी सलाह नहीं मानी। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान को पहले ही बता दिया गया था तो कुल मिलाकर बीजेपी में जितने मुंह उतनी बातें वाला हिसाब नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि देश की सुरक्षा और सेना के सम्मान जैसे गंभीर मसले पर पार्टी में यानी बीजेपी में कोई तालमेल है। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो बयान दे रहा है। बस एक ही बात पूरी बीजेपी में कॉमन है और वो ये कि सब इस त्रासदी का सियासी लाभ यानी सियासी फायदा लेने में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी की छवि को नए सिरे से गढ़। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 12, 13, 14, 15 और 17 मई के बयानों को दिखाकर कांग्रेस ने मोदी से पूछा कि क्या व्यापार की धमकी देकर कराया गया सीज फायर? पीएम मोदी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, देशवासियों को सच्चाई कब बताएंगे? क्योंकि ट्रंप बार बार यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा लड़ाई छोड़ो ट्रेड करो और दोनों पक्ष खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गए। ट्रंप ने इसके अलावा भी और कई बयान ऐसे दिए हैं जिन पर मोदी से सवाल हो रहे हैं कि क्या ये सब मोदी की मर्जी से हो रहा है या ट्रंप अब मोदी की इतनी परवाह भी नहीं करते कि कम से कम उनकी तरफ से बयान देने से पहले उनसे पूछ लें। वैसे ट्रंप मोदी की तरफ से चाहे जो कहें लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ भी बोलना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तकाजों के खिलाफ है। यह सरासर देश की संप्रभुता पर हमला है, मगर मोदी इस हमले को देखकर भी खामोश हैं। पिछले एक सप्ताह से ट्रंप ऐसे ही बयान दे रहे हैं और मोदी ने आज तक इसका न खंडन किया और न ही आलोचना की। और जब बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ट्रंप की आलोचना की तो वो ट्वीट भी जेडी नड्डा ने हटवा दिया। इसका मतलब बीजेपी का यह आधिकारिक स्टैंड है कि कुछ भी हो जाए ट्रंप की बुराई नहीं करनी है। तो बीजेपी और मोदी ट्रंप के सामने इतना झुक गए हैं कि यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। इसका जवाब तो बीजेपी दे नहीं रही और कह रही है कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जी हां, मध्य प्रदेश में इससे पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था।
था। विजय शाह का मामला तो अब अदालत पहुंच चुका है, हालांकि बीजेपी उन्हें मासूम मानकर बचाने में लगी है। वहीं जगदीश देवड़ा तो अब कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। देवड़ा इसे सीधे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। कमाल की बात यह है कि बीजेपी सरकार भी उनकी, सत्ता और पुलिस भी उनकी, यानी बीजेपी और बीजेपी की सरकार, सत्ता, पुलिस सब उन्हीं की, फिर भी इतनी असुरक्षित बीजेपी क्यों है कि उसके नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि साजिश रचनी ही होती तो सीधे मोदी के खिलाफ रची जाती, या राज्य का मामला था तो मुख्यमंत्री को लपेटे में लिया जाता, उप मुख्यमंत्री पर बात क्यों आती। लेकिन अब बचाव में तर्क देना है तो जगदीश देवड़ा ने दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खूब खबर ली है। का फायदा उठाने में जल्दबाजी कर दी। बीजेपी को लगा होगा कि लोहा गर्म है तो अभी चोट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हथौड़ा लोहे की जगह पार्टी पर ही पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से सेना का पराक्रम तो सामने आ गया, लेकिन इसके साथ नरेंद्र मोदी की नाकामी भी सामने आ गई। मोदी में अपने फैसलों को लेकर आत्मविश्वास था तो उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मोदी अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल विदेश भेज रहे हैं। उस पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस के दिए नामों में किसी सांसद का चयन न करके बीजेपी ने शशि थरूर का नाम क्यों चुना। अगर सरकार को अपनी मर्जी से ही सांसद चुनने थे तो फिर उसने दलों से, अलग अलग जो विपक्षी दल हैं उससे नाम देने के लिए क्यों कहा। खैर, अब ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर होने के फौरन बाद एस जयशंकर और अजीत डोभाल ने कई देशों को फोन पर इसकी जानकारी देकर भारत सरकार का नजरिया सामने रखा था। वैश्विक बिरादरी का सदस्य होने के नाते भारत का यह पहला कदम बनता भी है, जो जायज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि दुनिया में उनकी कितनी सुनी जा रही है, क्योंकि अब तक तालिबान के अलावा किसी और सरकार ने खुलकर भारत का, यानी हमारा साथ नहीं दिया है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुत्ताकी को शुक्रिया कहा। 4 साल में यह पहली बार है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच मंत्री स्तर की बातचीत हुई, क्योंकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद 25 अगस्त 2021 को तत्काल प्रभाव से वीजा देना भी बंद कर दिया था। ऐसे रिश्तों के बीच अब जयशंकर ने कहा है कि भारत और अफगान लोगों के बीच जो पुराना दोस्ताना रिश्ता है उसे दोहराया गया और भविष्य में इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर बातचीत हुई। वहीं तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत से अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए भारतीय वीजा की सुविधा की मांग की। इसके अलावा भारत ने अफगान कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी की भी अपील की। जयशंकर ने इन मुद्दों को तुरंत हल करने की बात कही है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त कैसे होता है, तालिबान से नए संबंध विकसित होना इसकी मिसाल है। लेकिन सवाल वही है कि अकेले अफगानिस्तान को छोड़कर कोई और देश हमारे साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ। तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं जितनी चर्चा में रही हैं, शायद ही किसी और प्रधानमंत्री की रही हों। मोदी के हर दौरे पर यही बताया जाता था कि हर जगह मोदी के मुरीद भरे पड़े हैं। पिछले 11 सालों में विदेशी धरती पर मोदी मोदी के नारों की आवाज कई बार आपने सुनी होगी। खुद मोदी कई मंचों से कह चुके हैं कि दुनिया में अब भारत का डंका बजता है। पहले लोग भारत की वाहवाही नहीं करते थे, लेकिन अब उसका सामर्थ्य मानते हैं और विदेशी राष्ट्र प्रमुखों के साथ मोदी के गले मिलने और हर एक के